हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, पहले वाली वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम DU-BED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए सोशल साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, सोशल साइंस का जो बैकग्राउंड है या फिर सिलेबस है वो बहुत ब्रॉडली हो जाता है। तो अब हम पे उतना टाइम भी नहीं बचा है कि हम सोशल साइंस का NCERT का एक एक चैप्टर पढ़ लें और जितने भी इसके पार्ट्स लाइक जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे पार्ट्स कवर कर पाएँ। तो इसलिए मैंने आपके लिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सभी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए हैं, जो कि हर बार के DU-BED एंट्रेंस में रिपीट हुए हैं या फिर यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपने ये कवर कर लिए तो आई होप कि आप अपने प्रिपरेशन में बहुत आगे निकल जाएंगे, या फिर आपका जो एंट्रेंस होगा वो बहुत हेल्प करेगा आपको एंट्रेंस में ये। ठीक है, तो ये वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट या फिर एक एक जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया जाएगा वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल मत मिस करना। सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन ज़रूर कर लेना। और केवल इन्हीं टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो ये आपके एंट्रेंस के लिए इनफ हो जाएगा सोशल साइंस बैकग्राउंड के लिए। इसके अलावा आप अगर अदर पढ़ना चाहते हैं तो वो आप अपनी गेन कर सकते हैं नॉलेज, बट ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसे आपको कवर करके जाना ही है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड हमने एक साइंस की वीडियो अपलोड की है, जिसमें हमने साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कस करा था। उसके अलावा फिर हमने करंट अफेयर के लिए भी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें या फिर क्या क्या पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर का भी सिलेबस बहुत ब्रॉडली होता है, कहीं से भी कुछ भी उठ के जाता है। बट मेरे को जो लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसा DU-BED का एग्ज़ाम होता है या फिर जो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मैंने एनालिसिस करा, तो उस आधार पे मैंने वो वीडियो बनाई है करंट अफेयर वाली, वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स रहती हैं वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर ऑल ओवर ड्यू से ही रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे, और फिर इसी प्रकार पॉलिटी यानी इकोनॉमिक्स, और उसके लास्ट में हम सोशोलॉजी के भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सोशोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है DU-BED एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला जो जियोग्राफी का टॉपिक है, हिमालय पर्वत का विकास और इससे जुड़े सिद्धांत, ये आपको कवर कर लेना है। और ये टॉपिक आपको NCERT की बुक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। NCERT में भी आपकी जो 9th क्लास की NCERT है वो आपने अगर पढ़ ली तो वहाँ से आपका ये हिमालय पर्वत वाला आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन को देखने को मिलता है, एंड ये पूछ लिया जाता है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो ये एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, ऐसे पर्वत के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें भी हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है, और इससे जुड़े सिद्धांत कि इसका विकास कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, इसके विकास से जुड़े जितने भी सिद्धांत दिए विद्वानों ने, तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वी के निर्माण से जुड़े जो विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं उसको भी पढ़ लेना है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइक प्लेट टेक्टोनिक का जो सिद्धांत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो इस तरह से आपको कवर कर लेना है। फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, भारत का आकार और स्थिति, ये तो आपको एकदम 9th क्लास की NCERT में फर्स्ट चैप्टर ही देखने को मिल जाएगा कि भारत का आकार और स्थिति कैसी है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वर्ल्ड वाइड कितना है, या फिर ऐसे ही कितना है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, फिर एल्टीट्यूड क्या है, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक, तो सेकंड टॉपिक में आपको ये पढ़ना है भारत के आकार और स्थिति के बारे में। इसके अलावा जो थर्ड है वो भारत की नदियाँ व पठार, भारत में जितनी भी नदियाँ उन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। लाइक भारत की जो दो विशेष नदियाँ, लाइक आपकी ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, ये ही केवल दो नदियाँ हैं जो कि
आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी नदियाँ वो मोस्टली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में आपके नदियों के उद्गम पढ़ लेना कि कहाँ से नदियाँ स्टार्ट होती है और कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ होती है, फिर वो कहाँ पे जाकर गिरती है, फिर उसके जो नाम होते हैं अलग अलग जगहों पे वो क्या क्या होते हैं। लाइक हमारी गंगा नदी है वो यमुनोत्री से चलती हुई आती है और फिर कहाँ बंगाल में खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस बीच उसके अलग अलग नाम भी आते हैं। लाइक अगर बांग्लादेश में इंटर करती है तो वहाँ पे अलग नाम हो जाता है, फिर जब उसमें ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो वहाँ पे उसका अलग नाम हो जाता है, और लास्ट में जब वो नदी संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको थर्ड टॉपिक क्लियर करना है। ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएगा। 9th क्लास के एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसी में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर है उसके बाद चौथा टॉपिक भी मिट्टी के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं। ये तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि मिट्टी के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हर साल, इस साल भी रहने वाला है। क्योंकि मिट्टी के जो 5 प्रकार हैं उन्हें आपको ज़रूर से ज़रूर कवर कर लेना है। उन मिट्टी के 5 प्रकारों में भी आपकी 3 प्रकार की मिट्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी जलोढ़ हो गई, जिसे बांगर और खादर के नाम से भी जाना जाता है, पुरानी और नई। ठीक है, उसके अलावा आपकी फिर काली मृदा हो गई और लेटराइट मृदा हो गई। ये 3 मृदा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है और याद रखनी है। ठीक, फिर आपका छठा टॉपिक है भारत की जलवायु और उसको प्रभावित करने वाले कारक, कि भारत की जलवायु कैसी है, आपको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, ये पढ़ लेना छठे में। इसके बाद सातवां आपका टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान एवं संबंधित जीव जंतु। तो इसमें आपको भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सब के नाम एवं स्थल वो कहाँ पे हैं और प्लस वो किस जीव जंतु से संबंधित हैं वो आपको याद रखना है। भारत में वैसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, बट आप अगर लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करने को रखने हैं, बाकी सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लस इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान जुड़े हैं भारत में, उसमें भारत की सूची में, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कवर कर लेना। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आएगा ज़रूर यहाँ से। फिर आठवां टॉपिक आपका भारतीय अनुसंधान केंद्र। ये भी आपका एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। लाइक लास्ट ईयर जो 2020 का था उसमें आया था, लाइक उसमें एक अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा था कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी प्रकार के आप जितने भी अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में पता कर लीजिएगा, प्लस वो किस जगह स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा आपको कुछ नहीं, 10-12 ऐसे अनुसंधान केंद्र मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं को केवल आपको याद रखना। और प्लस अगर आप सूची बनाएंगे तो वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा आपको याद रखने के लिए, कि मोस्टली जो अनुसंधान केंद्र हैं इंपॉर्टेंट वाले वो आपके उत्तराखंड और दिल्ली में हैं। बाकी सारे थोड़े थोड़े एक ही एक कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि अलग अलग राज्यों में। ठीक है, फिर नौवा है आपका पर्यावरण से संबंधित आंदोलन जितने भी हुए हैं वो याद रखने हैं। लाइक आपका खेजड़ी आंदोलन हो गया, ठीक है, या फिर बिश्नोई वाला हो गया, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया। तो ये प्रकार के जो आंदोलन हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर आपका 10वां टॉपिक है कृषि के प्रकार और सिंचाई। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी आप ज़रूर कवर करिएगा। कृषि के प्रकार यानी जितनी भी प्रकार से कृषि की जाती है, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपकी झूम खेती है। और झूम खेती को अलग अलग नामों से बहुत जाना जाता है, तो वो सारे नाम आपको झूम खेती के याद रखने हैं कि किस प्रकार कहाँ कहाँ पे झूम खेती को किस नाम से बुलाया जाता है। तो वो लाइक इंग्लिश में बात करें तो फ्लैश एंड बर्न, फिर झूम खेती कहा जाता है, या फिर कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे नाम है झूम खेती के, वो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सिंचाई के तरीकों में भी कि किस प्रकार से उसे सींचा जा सकता है, या फिर सिंचाई किस प्रकार भू निम्नीकरण का कारण बन सकती है, वो भी आपको कॉन्सेप्ट रखना है क्लियर। ठीक है, लास्ट आपका ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमारे इतिहास में, तो हरित क्रांति के ऊपर भी आपको बेसिक नॉलेज बना लेनी है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, किस कारण हुई, और किसने इसकी शुरुआत की, उसके साइड इफ़ेक्ट हुए क्या, फिर लाभ हुए। तो इस प्रकार हरित क्रांति आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है,
देखिए हिस्ट्री में ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बनाए ना, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी मानिए यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला जो मेन टॉपिक है इसमें भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया और गांधी आंदोलन, ये टॉपिक दोनों आप मिक्स करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं तो वो हम 1915 से ही पढ़ते हैं, जब गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो आपको गांधी जी के साथ जितने भी आंदोलन हुए वो, और प्लस में भारत में राष्ट्रवाद में किन किन चीज़ों ने भूमिका निभाई राष्ट्रवाद के उदय में, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी। और ये दोनों टॉपिक आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेना वहाँ पे, और प्लस एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की 3rd बुक है, उसमें आपको एक टॉपिक मिल जाएगा गांधी आंदोलन से रिलेटेड। वो इन दोनों टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे तो आई होप ये आपका आधा हिस्ट्री तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपको 2-3 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बट वो 2-3 भी में से भी 1 या 2 आपका क्वेश्चन जो होता है फर्स्ट और सेकंड टॉपिक्स में आ जाता है, गांधी आंदोलन में से आ जाएगा या फिर भारत में राष्ट्रवाद के उदय में से आ जाएगा। ये आपने अगर पढ़ लिया तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन आने के यहाँ से चांसेस हो ही जाते हैं। ठीक, इसके अलावा लास्ट ईयर जो एक क्वेश्चन आया था वो आपका ये 3rd टॉपिक से आया था, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ये आपका 9th क्लास का एक हिस्ट्री का चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि उपनिवेशवाद जब था तो उस टाइम वन्य समाज पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से वन्य समाज को क्षति पहुंची या फिर जो पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचा, वन संपदा को कैसे नुकसान पहुंचा, तो ये आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। 9th क्लास की हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिएगा, उसमें 5 ही चैप्टर हैं आई थिंक, और उन 5 चैप्टर में भी अगर आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा चौथा चैप्टर भी आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी में ही है, वहाँ से ये भी पढ़ लीजिएगा। 3rd और 4th टॉपिक आपको सिमिलरली लगेगा अगर आप 9th की क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा फिर 5वां है वैश्वीकरण और भारत पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण के बारे में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि वैश्वीकरण क्या होता है, कैसे आया, और प्लस भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, लाभ हानि दोनों, और प्लस भारत ने इसको किस प्रकार प्रभावित करा वो आपको याद रखना है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इस प्रकार ये आपका हिस्ट्री का ही कवर हो जाएगा। फिर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद एवं महिलाओं की भूमिका, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप में इस प्रकार की घटना हो रही है तो उस टाइम महिलाओं की स्थिति क्या थी, या फिर महिलाएं क्या क्या कर रही थी, काम कर रही थी, तो उस टाइम महिलाओं की स्थिति पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो इस प्रकार ये आपको कवर करना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आई होप कि ये आप इम्पोर्टेंट है तो ये कवर कर ही लेंगे। नाउ आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो अदर्स जो हमारे 2 सब्जेक्ट बचे हैं, पॉलिटी यानी इकोनॉमिक और प्लस सोशोलॉजी, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि उनके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और इम्पॉर्टेंट क्या क्या रहने वाला है उधर से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन में, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के सारे हैं, इसके अलावा फिर ये आपके ज्योग्राफी के। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको PDF में प्रोवाइड कर दूँ तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं टेलीग्राम चैनल खोलूँ जिससे कि आपको ये सारी PDF मिल जाए या फिर नहीं। अगर आपका अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दिए, एक टेलीग्राम चैनल ओपन कर लूँगा जहाँ पे आपको मैं ये सारी PDF प्रोवाइड कर दिया करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।